गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। जैसा कि पिछले कालखंड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद उसकी स्थिति, है ना। तो प्रोटॉन के बारे में तो मालूम है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में हमने देखा कि परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसके बारे में अध्ययन करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था और कुछ मत सक्सेसफुल हुए, जिसमें से अपन पढ़ेंगे पहला डी ब्रोगली का सिद्धांत। पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा देती हूँ। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। नाम से ही विदित हो रहा है, प्लांक नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश सतत ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित नहीं होते हैं। मतलब प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है वह कंटिन्यूअस नहीं आता है, सतत ऊर्जा के रूप में नहीं आता है, बल्कि छोटे छोटे बंडल्स, जिन बंडल को क्वांटम कहा है, के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और यही क्वांटम फोटॉन के रूप में ऊर्जा के बंडल कहलाते हैं। तो प्लांक ने क्या बताया था? प्लांक ने यह कहा कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश कंटिन्यूअस ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहा है, वह छोटे छोटे बंडल जिनको कहा जाता है क्वांटा, है ना। एक है तो क्वांटा और अधिक के लिए है तो क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है? फोटॉन के रूप में। फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो फोटॉन का वेग कैसा होगा? फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। अब फोटॉन के द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वह होती है E = h/nu। E = h/nu। E क्या चीज है? E उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा और h है प्लांक स्थिरांक और न्यू है इसकी आवृत्ति, है ना। तो अगर हम ये देखें कि ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा किस रूप में प्राप्त हो रही है? कंटिन्यूअस ना प्राप्त होकर के क्वांटम के रूप में मिल रही है, जिसको कहा जाता है फोटॉन। मतलब अगर फोटॉन की ऊर्जा, अब फोटॉन की ऊर्जा की आवृत्ति हम देखेंगे तो आवृत्ति और ऊर्जा में क्या संबंध होता है? जो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा आवृत्ति के, ये न्यू है, चिन्ह होता है, इसको कहा जाता है न्यू, है ना। आवृत्ति के समानुपाती होता है और प्रकाश के द्वारा प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, यह तरंग दैर्घ्य जिसको अपन लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो होती है ऊर्जा के या फोटॉन के द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हमको क्या पता चलता है कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब आवृत्ति बढ़ी तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, और यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो ऊर्जा कम होगी, है ना। और ये h क्या है? h है प्लांक स्थिरांक कहलाता है। प्लांक स्थिरांक, इसका भी मान निश्चित होगा।
इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्लांक ने प्रकाश से संबंधित अपना सिद्धांत बताया था और इस सिद्धांत के आधार पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की तो व्याख्या की जा सकती है, बहुत आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या होती है, लेकिन इसके द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण आदि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए दूसरा नियम बताया और दूसरा डी ब्रॉगली उन्होंने अपना नियम बताया था। तो दूसरा नियम है डी ब्रॉगली का सिद्धांत। डी ब्रॉगली का सिद्धांत। डी ब्रॉगली फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1924 में 1924 में अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति यानी दोहरी प्रकृति, है ना। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया अपने सिद्धांत में? उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लेकिन तरंग के साथ कण की भांति भी व्यवहार करता है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यह कण की भांति भी व्यवहार करता है। यही है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, है ना। द्वैत प्रकृति मतलब क्या हुआ कि प्रकाश दो तरीके से व्यवहार कर रहा है। कैसे? तरंग की तरह और इसी के साथ साथ कण की तरह। तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है का क्या मतलब होता है? तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब यह है कि तरंग में जो पाए जाने वाली आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य है, वेग है, आयाम है, ये सारे गुण प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी के समान वैसे ही ये कण की तरह भी व्यवहार करता है, मतलब कण जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसकी तरह भी व्यवहार करता है। तो डी ब्रॉगली ने अपने द्वैत प्रकृति में क्या बताया? यह बताया कि प्रकाश तरंग की तरह कार्य करता है, वैसे ही कण की तरह भी व्यवहार करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, उसके पास भी आवेश है, ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश के समान द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है एक छोटा कण। यह कण होते हुए भी जैसे कण की तरह व्यवहार कर रहा है, वैसे ही वह प्रकाश की तरह भी व्यवहार करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो समीकरण है ये कहा जा सकता है लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य बराबर h/mv। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा हो गया इसका तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसको कहा जाता है? एक श्रृंग और एक गर्त, इसको पूर्ण करने के लिए जितना स्थान होता है वह उसका तरंग दैर्घ्य कहलाता है ना। जैसे ये यहाँ से चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक के का जो स्थान है ये क्या कहलाएगा? इसका तरंग दैर्घ्य। यहाँ से यहाँ तक के का स्थान क्या कहलाएगा? तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। फिर h क्या चीज है? h है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक का मान स्थिर होगा और यह मान होता है 6.63 गुणित 10 की घात 27 अर्घ सेकंड, ये इसका मान होता है ना। ये हो गया। और m क्या चीज है? m हो गया किसका भार? इलेक्ट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन का भार जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 29 किलोग्राम,
यह होता है इलेक्ट्रॉन का भार। तो सारी चीज़ों के भार हमें पता चल गए। अब अगर हमें किसी पदार्थ का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात किया जा सकता है ना। इसके पश्चात आता है एक गणित अपन कर लेते हैं तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए। नोट कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है वह 10⁻, कितना 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इस दर से गति कर रहा है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये सूत्र है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का। इस सूत्र में मान रखेंगे। हमको प्लांक स्थिरांक का भी मान मालूम है। प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? ये मान होता है 6.63 गुणित 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का भी भार पता है हमको। इलेक्ट्रॉन का भार क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻29 इंटू वी। वी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ये दिया हुआ है 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसके आधार पे हम जब मान रख चुके हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये हो गया डी ब्रोगली का सिद्धांत। कौन सा क्या सिद्धांत था? यह प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है। जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश तरंग की तरह कार्य करता है, उसी तरह प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करता है। तो ये तो प्रकाश के लिए हुआ। प्रकाश के समान ही इलेक्ट्रॉन भी, चूंकि आवेशिक कण है, अतः यह कण की तरह व्यवहार करता है। कण के साथ साथ यह तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये हुआ अपना डी ब्रोगली का सिद्धांत। फिर इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तीसरा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत। नाम से विदित हो रहा है। किसने दिया होगा ये सिद्धांत? हाइजेनबर्ग ने दिया। हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत बताया। हाइजेनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1927 में अपना नियम बताया था, अपना सिद्धांत बताया था। और वो सिद्धांत क्या कहला रहा है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत मतलब अनिश्चितता क्या होगी? अनिश्चितता से मतलब होता है किसी भी गतिशील कण, जैसे कौन सा गतिशील कण लिया हुआ है हमने? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेशिक कण है ना, और गतिशील भी है। तो इसकी स्थिति तथा संवेग, इन दोनों का साथ साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो एक बार फिर बोल रही हूं, हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत बताया जो अनिश्चितता का सिद्धांत कहला रहा है। अनिश्चितता का सिद्धांत क्यों कहला रहा है? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन चूंकि आवेशित कण है और यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। यदि कोई वस्तु हमको कब दिखाई देती है, जब स्थिति के बारे में हमको पता करना है, मतलब कोई वस्तु दिखेगी तब तो हम उसकी स्थिति को पहचानेंगे, और यदि तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, कोई भी कण जो है वह दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि इसका तरंग दैर्घ्य कम हो, है ना। जब तरंग दैर्घ्य कम होगा तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई देगी। अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है, उस कण के तरंग दैर्घ्य से वो कण हमको कब दिखाई दे रहा है, वह इलेक्ट्रॉन हमको कब दिख सकता है, जब उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो कम तरंग दैर्घ्य होने से इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य अगर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा तो हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। और चूंकि इलेक्ट्रॉन में भी आवेश है, ऊर्जा है, और जो ऊर्जा होती है वो जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ फोटोन के रूप में चलती है ना, फोटोन के रूप में संग्रहित होती है। तो यह ऊर्जा उच्च आवृत्ति होने के कारण, फोटोन की आवृत्ति कैसी है, अधिक होगी। जब आवृत्ति अधिक होगी तो संवेग भी अधिक हो जाएगा, है ना। तो आवृत्ति अधिक है तो संवेग भी अधिक होगा, और अधिक संवेग होगा तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत से किस चीज की अनिश्चितता, स्थिति और संवेग, ये दोनों एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब होता क्या है कि अगर किसी वस्तु का तरंग दैर्घ्य कम है तो वस्तु हमको दिखाई दे रही है, यदि वस्तु दिखाई दे रही है तो हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर संवेग अधिक हुआ, संवेग अधिक होगा तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य भी बढ़ जाएगा ना। जब तरंग दैर्घ्य बढ़ गया तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, अर्थात उस समय हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। और संवेग, चूंकि फोटोन जो होते हैं उनकी उच्च ऊर्जा आवृत्ति के कारण उसका संवेग भी अधिक हो जाता है, तो संवेग अधिक हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन का मार्ग परिवर्तित हो जाता है, अतः वह हमको दिखाई नहीं देता है। तो यदि स्थिति का मापन किया जाए तो संवेग पे नियंत्रण नहीं रहेगा, और यदि संवेग का मापन किया जाता है तो स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती। अर्थात इन दोनों को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है ना। तो आया समझ में, तीनों सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश सतत रूप में न चल के क्वांटा के रूप में चलता है, जिसको कहा जाता है, ऊर्जा जो होती है उसको कहा जाता है फोटोन, ठीक है। दूसरा, डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रकाश, जैसे प्रकाश तरंग और कण की तरह व्यवहार करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कण के समान व्यवहार करेगा, और कण के साथ साथ वह तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये हो गया डी ब्रॉगली का सिद्धांत। और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, वो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की या आवेशित कण कोई भी हो, है ना, तो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, इन दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये हो गया आपका प्रकाश संबंधित सिद्धांत। अब इसके पश्चात कुछ तत्व, उनके द्रव्यमान, परमाणु संख्या, समस्थानिक आदि का अध्ययन करेंगे, है ना।
तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परमाणु भार और परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु भार, परमाणु भार किसे कहा जाएगा? कोई भी परमाणु कार्बन C12 के सापेक्ष कितना हल्का या कितना भारी है, इस बात के बारे में जो उसका भार होता है वह कहलाता है परमाणु का परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी, जैसे जब तक के पहले ये कहा गया था डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है ना, उसके बाद जब जे थॉमसन ने प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज की, तो उसके आधार पे हम परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। किसी भी पदार्थ का परमाणु भार वह परमाणु कार्बन के परमाणु से, कार्बन का कौन सा? C12 वाला है ना, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं C12 और C14, तो C12 परमाणु से कितना हल्का या भारी है उसको स्टैंडर्ड मान करके, मानक मान के, और किसी भी पदार्थ का परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे लिथियम, या स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कार्बन से 12 गुना हल्का होता है, तो इसका भार होता है 1। ये हो गया इसका परमाणु भार, है ना। परमाणु भार 1 है। अब ये H अकेले होता है तो ये परमाणु होता है, हमने लिखा है H2, तो ये क्या हो गया? परमाणु से अणु बन गया है। ये हाइड्रोजन का एक अणु है। जब अणु बन रहा है तो ये 2 परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2 परमाणु है, एक परमाणु धन एक और परमाणु का भार बराबर हो गया 2, तो अणु भार कितना हुआ इसका? 2 हो गया। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार हुआ बराबर हो गया 1। अब परमाणु भार 1 है तो पदार्थ का जो नाभिक है, नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में पदार्थ का समस्त भार उसके नाभिक में स्थित होता है, और नाभिक में क्या क्या कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे परमाणु भार 1 है और 1 ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी, है ना। अब ये भी पता है, मैंने बता चुकी हूँ पिछले पीरियड में, कि परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, अर्थात प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। प्रोटॉन बराबर 1, इलेक्ट्रॉन बराबर भी 1, और न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है ना। इसको लिखने का तरीका, यहां पे परमाणु भार लिखा जाता है और नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। ये हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं हीलियम। हीलियम कार्बन की तुलना में देखें तो हीलियम का परमाणु भार आता है 4। है। परमाणु क्रमांक किसे कहा जा रहा है? परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु भार 4 होता है, अर्थात
नाभिक में, ये नाभिक, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना। जब प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बताया था n2n² के आधार पे पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु भार 4, प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, ये दोनों ने मिलकर इसका परमाणु भार बना दिया। और उसके बाद जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 2। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात हो गई। अब हमको क्या करना है? परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कैसे लिखेंगे इसमें? ये हीलियम संकेत लिखा, उसके बाद ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार और नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है, और परमाणु भार किसको कहेंगे? परमाणु का जो कुल भार होता है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक का कुल भार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने हल्के कण हैं कि उसके भार को हम नगण्य मान सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हीलियम का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु भार हो गया इसका 16। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे, 8 ही न्यूट्रॉन होंगे, 8 8 16, परमाणु भार 16 आ गया। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए, है ना। अब परमाणु भार यहाँ लिखेंगे, ये 16, और परमाणु क्रमांक कहाँ लिखेंगे? यहाँ, ये हो गया 8। तो इस तरीके से किसी भी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। आपको पता है जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूरेनियम 235 और 92, ये एक तत्व है हमारे पास यूरेनियम। इसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 235 है। अब नाभिक हुआ, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 92। मैंने जैसे अभी बताया, परमाणु क्रमांक लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे, इतने प्रोटॉन हैं उतने ही, मतलब अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बराबर 92 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 92 ही होंगे, है ना। इसके बाद अब क्या बच गया? न्यूट्रॉन। अभी बताया कि पूरा परमाणु भार नाभिक में है, तो ये भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके होना चाहिए। अब प्रोटॉन की संख्या 92 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कम से 2 5 में माइनस करके देखते हैं, तो आ गया 3 23 143। ये क्या हो गया? किसकी संख्या हुई? न्यूट्रॉन की। तो अब आप देखिए, अभी हमने पहले वाले में देखा था जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे, है ना। या एक एग्जांपल और मैं दे रही हूं आपको, सोडियम, यहीं पे कर लेते हैं। परमाणु भार होता है इसका 23। अब इसमें देखेंगे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 11 होती है, 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11, और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। अब जैसा कि बताया था
पूरा भार कहाँ उपस्थित है? नाभिक में। तो नाभिक के अंदर ये दोनों कण आ गए, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया 23, परमाणु भार 23 आ गया। इसके बाद जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया इसका? 11। कैसे लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे 11। ये बताने का अर्थ ये था कि कोई जो तत्व होता है, तत्व का परमाणु, अगर परमाणु भार सम संख्या में है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, विषम संख्या में आ जाता है, तो एक न्यूट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं था क्योंकि उसका परमाणु भार ही एक था, है ना। अगर उसका ड्यूटेरियम परमाणु समस्थानिक होता तो 2 हो जाता। अब समस्थानिक क्या है ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको। कभी विषम संख्या वाले आते हैं तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे अपन ने देखा 23 परमाणु भार आ गया, परमाणु क्रमांक हो गया 11, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में 143 बहुत अधिक अंतर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत अंतर होता है और यही अंतर इसकी अस्थिरता का कारण होता है। प्रोटॉन की परमाणु की अस्थिरता का कारण क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बहुत अधिक अंतर होना। जब इनका एनपी अनुपात, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है यह 1.5 या इससे अधिक हो जाता है तो क्या होगा, वह अस्थायी हो जाएगा और उसमें से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जिनको कहा जाता है अल्फा, बीटा और गामा किरण। और इस तरीके से जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनसे विशेष किरणें निकल रही हैं, इस गुण को कहा जाता है रेडियो एक्टिवता और इस पदार्थ को बोलेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये तो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात करना हुआ। अब इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहा जाता है? आइसोटोप। समस्थानिक या आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप वे तत्व जिनके परमाणु भार समान असमान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। जैसे कार्बन। कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं कितना होता है? 12। तो कार्बन का परमाणु भार हो गया 12 और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 6। लेकिन कुछ ऐसे कार्बन भी प्रकृति में हमको मिले हैं जिसका परमाणु भार 12 के बदले कितना हो गया है? 14। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक सेम है मतलब उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, अर्थात वह एक ही तत्व होगा। तो किसी भी तत्व के परमाणु भार तो अलग अलग हो सकते हैं। अब भार अलग होने का कारण क्या होगा? उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु क्रमांक एक ही है। चाहे C12 हो, इसका भी परमाणु क्रमांक 6 है और C14 वाले का भी परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? अभी आपको बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहा जा सकता है। तो ये हो गया समस्थानिक। समस्थानिक मतलब वे तत्व जिनके परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो क्या हम कोई और समस्थानिकों के बारे में जानते हैं? चलिए अपन दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और परमाणु क्रमांक होता है 8।
है ना। कुछ ऑक्सीजन के ऐसे भी ऑक्सीजन यौगिक तत्व मिला है जिसमें परमाणु भार 18 था, लेकिन परमाणु क्रमांक 8 ही होगा। इसीलिए तो इसको ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक सेम है, मतलब इसमें प्रोटॉन भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन 16 वाला हो या 18 वाला हो, है ना। दोनों में परमाणु भार अलग अलग, परमाणु क्रमांक एक समान। सामान्य तत्व थे। अब रेडियो एक्टिव तत्व में भी देख लेते हैं। जैसे अभी पढ़ा, यूरेनियम 23592 भी मिलता है और यूरेनियम में 23892, यह भी समस्थानिक पाया जाता है। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार अलग अलग, परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसके बाद समभारिक। समस्थानिक के बाद समभारिक, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाते हैं। परमाणु भार एक समान है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, हमारे पास 3 तत्व हैं। आर्गन का परमाणु भार भी 40, परमाणु क्रमांक 18, इसका भी 40, 18 और इसका भी 40 और ये 19 और ये 20। आर्गन परमाणु भार 40 है लेकिन परमाणु क्रमांक 18 है। पोटेशियम परमाणु भार 40 है, परमाणु क्रमांक 19 है। और कैल्शियम, इसका भी परमाणु भार 40 होता है, परमाणु क्रमांक 20 है। क्या अर्थ निकलता है इससे? क्या पता चलता है हमको कि परमाणु भार, यानी पहले अपन आर्गन के लिए ले लेते हैं। परमाणु भार 40 है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला के क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब दूसरी चीज हमको ये भी मालूम है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वही इसके प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। जब प्रोटॉन 18 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 18 ही होंगे, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? अब बताइए। न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें 22। यहां पे भी प्रोटॉन की संख्या 19 है, यहां पे प्रोटॉन की संख्या 20 है। तो जब वे तत्व, जब उनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं? परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, है ना। परमाणु क्रमांक 19 है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी? 19 होगी। और कैल्शियम में 20 है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 होगी। जब प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो कैल्शियम में न्यूट्रॉन भी 20 होंगे, लेकिन यहाँ पे ये 19 है ना। 19 दूनी 38 और 2 और बढ़ जाएगा तो 21। अब किसी भी पदार्थ के जो गुण होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर। तो इसका वो बाहरी कक्ष, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होती है ना, उस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को क्या कहा जाता है?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब परमाणु क्रमांक 18 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होगी? पहले कक्ष में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक 19 है तो 2, 8, 8 और 1। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम 20 है तो 2, 8, 8 और 2। इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना? तो पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करके धनावेशित बन सकता है, 1 धनावेश आएगा। लेकिन अगर कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें 2 धन आवेश आएगा, है ना? ये हो गया समभारिक। इनके भार एक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। भार एक समान होते हुए भी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अलग है ना? तो इस तरीके से हम समभारिक के बारे में पढ़ लिए। अब तीसरा होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे? वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वो क्या कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे C14 6 और N15 7। इसमें 6 प्रोटॉन हैं तो न्यूट्रॉन कितने बच गए? 8 न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पे 15 में 7 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8, है ना? प्रोटॉन हो गए इसमें 6, इसमें 7, 15। तो परमाणु का जो भार है वो कहाँ पे उपस्थित है? नाभिक में। और नाभिक में क्या क्या कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित है? नाभिक में। जब नाभिक में उपस्थित है तो इसका भार 14 है, चूंकि कुल भार हमको 14 लाना है। अब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या फिक्स हो गई। इस संख्या को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। संख्या किसकी बदलेगी? न्यूट्रॉन की बदलेगी। तो इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। ऐसे पदार्थ के परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका समस्थानिकों के बारे में। अब इसके पश्चात परमाणु के कक्षक की अवधारणा। कक्षक की अवधारणा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही आकलन करने के लिए, अर्थात जैसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अपन ने देखा था, बीच में एक नाभिक होता है जो ठोस है, इसी के अंदर क्या उपस्थित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना? इसके अलावा विशेष कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कहलाता है कक्ष, ये कहलाता है नाभिक। अलग अलग कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर भी अलग अलग होता है। तो क्या बोला जा सकता है कि ये जो कक्ष नाभिक के पास है, नाभिक के पास वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है वह कम होगी, उससे दूर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी। जितने दूर जाएंगे नाभिक से, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की
ऊर्जा उतनी ही अधिक होती जाएगी, है ना। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, उसने बताया हुआ था। लेकिन वास्तव में अभी जैसे अपन लोगों ने पढ़ा प्लांक का स्थिरांक और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रॉगली का सिद्धांत, है ना, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति कक्ष के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। तो उसके लिए कक्षक के बारे में बताया गया, मतलब कक्षक की अवधारणा बनाई गई कि अगर कक्ष नहीं है, मतलब कक्ष के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं है, तो उसके लिए फिर कक्षक की अवधारणा दी गई। और कक्षक क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या कहलाता है? कहलाता है कक्षक, है ना। तो अगले कालखंड में हम लोग कक्षक के बारे में पढ़ेंगे। कक्षक क्या है, कक्षक की अवधारणा क्या है, कक्ष किसे कह रहे हैं, और जैसा कि आज मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया कि प्रकाश जैसे क्वांटा के रूप में चलता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी ऊर्जा है, तो वह भी सतत न होके क्वांटा के रूप में चलेगा। और इसकी जो ऊर्जा होती है किस रूप में होती है? फोटॉन के रूप में होती है। डी ब्रॉगली का सिद्धांत बताया, द्वैत प्रकृति प्रकाश की और कण की, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, दो प्रकृतियां होती हैं, वह तरंग की तरह भी कार्य करता है और कण की तरह भी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों की तरह कार्य करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़े, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, इन दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।